नमस्कार, मैं आदित्य। आज जानेंगे कि आज है जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट और जेएनयू के सारे छात्र यहाँ पर प्रेसिडेंशियल डिबेट देखने के लिए जुड़ चुके हैं। और आपको दिखाना चाहूँगा कि आप पीछे मेरे देख सकते हैं जेएनयू के बच्चे अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट सुनने के लिए काफ़ी उत्सुकता से बैठे हुए हैं। और जानेंगे जो अभी छात्र यहाँ पर खड़े हैं उनसे राय जानेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं जो जेएनयू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो अपने वोट देंगे जेएनयू के बच्चों को। और उनसे चलिए पूछते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं। क्या अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो बेरोज़गारी है, जो रिसर्च के ऊपर जो पैसे कम आ रहे हैं बच्चों के लिए, क्या जो बच्चों की फ़ीस बढ़ाई जा रही है जेएनयू में, सीयूईटी का जो बच्चे, क्या सीयूईटी जो है एक सही विचार है सरकार के द्वारा या सीयूईटी से अलग करना चाहिए। क्या क्या मुद्दे हैं जेएनयू के बच्चों के लिए और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या मुद्दे हैं, इसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईएमसी से ये छात्र हैं। आप बताइए, आपका जो कैंपस है आईएमसी के अंदर ही आता है, जेएनयू के अंदर आता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके अनुसार जेएनयू का जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल डिबेट अभी होने वाला है और इलेक्शन, तो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? आप क्योंकि आप भी आरटीवी के छात्र हैं, तो आप बताइए आप क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बोलना चाहेंगे और इसका आईएमसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, हम जिस डिपार्टमेंट से आते हैं वो पत्रकारिता का डिपार्टमेंट है और पत्रकारिता ही देश का भविष्य, देश का माहौल और देश में आने वाले समय में क्या चीज़ दिखानी है, क्या यूथ को दिखाना है, क्या हमें वो हर खबर पहुंचानी है हर उस जनता तक जो जनता के लिए महत्वपूर्ण है। तो यूथ जो होता है वही निर्धारित करता है कि देश का भविष्य कैसा होगा, देश की हवा कैसी होगी। और हवा निर्भर करती है हमारे जो पठित युवा है। हमारा जो युवा नेतृत्व भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे रोजगार के विषय में बात करे, यहाँ नहीं कि जो हमारे सिर्फ और सिर्फ एक शोहरत और दौलत की बात करे। ऐसा युवा होना चाहिए जिसमें ज्ञान हो, जिसमें साक्षरता हो, जिसमें अध्ययन हो। हमें ऐसे युवा को चुनना चाहिए और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि जेएनयू के समस्त छात्र एक ऐसे ही प्रतिनिधित्व को चुनेंगे जो ज्ञान, साक्षरता और यूथ के साथ साथ जन कल्याण के लिए आगे आएगा। तो देखिए, छात्रों को आप देख सकते हैं कि उनका जेएनयू के बारे में क्या विचार है। हमारे साथ थे आरटीवी के छात्र जो आईएमसी के ही छात्र हैं और पत्रकारिता में उन्होंने बताया कि पत्रकारिता क्या ज़रूरत है देश की और क्या नींव रखी जा रही है। आईएमसी के बच्चों ने बताया और जेएनयू जो है अभी डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन जीत रहा है। और इस डिबेट में देखेंगे कि क्या है मुद्दे इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के 2025 में जो जेएनयू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। चलिए आइए मिलते हैं और छात्रों से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनके विचार। हमारे साथ विष्णु जुड़ चुके हैं, जेएनयू के छात्र हैं और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो छात्र मुद्दे हैं अभी यहाँ पर क्या मुद्दे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेके और क्या मैनिफेस्टो है। अगर हम बात करें कि क्या क्या दिक्कतें हैं जो जेएनयू के बच्चों को हो रही हैं और क्या क्या आपके अनुसार लगता है कि इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो है क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मुद्दे जो हैं वो पहली बात तो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मुद्दे हैं। बट जहाँ तक कि लेफ्ट यूनिटी की बात की जाए तो लेफ्ट का जो मुद्दा, वामपंथ का जो मुद्दा बेसिकली यहाँ रहा है वो ये है, एक तो कि स्टूडेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके मामले में एक मुद्दा रहा है शुरू से कि अगर बात की जाए एनईपी या फिर सीयूईटी जैसे एग्ज़ाम्स की, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दौरान जो नई पॉलिसी बेसिकली लाई गई है सेंटर द्वारा, उसमें ये बोला गया है कि जो अलग अलग क्षेत्रों से जो छात्र आते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। लेकिन हम लोगों ने आखिरी में जो अभी फ़िलहाल में रिपोर्ट जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसके हिसाब से ऐसा देखा गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑल ओवर, विमेन रिप्रेजेंटेशन या फिर SC/ST रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्तर पर गिरा है। और जेएनयू का जो डेमोग्राफ हुआ करता था कि 60% महिला छात्र और 40% पुरुष छात्र हुआ करते थे, वो आज जो है वो बढ़कर महिला छात्रों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 50 से भी कम जा चुका है। तो जिस मुद्दे पे सीयूईटी को लाया गया था कि अलग अलग क्षेत्रों से छात्रों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, वो वैसा नहीं हुआ है, वैसा हम लोगों ने नहीं देखा है। इस चीज़ के लिए वामपंथ ने यहाँ पर कई बार प्रोटेस्ट किए हैं। अभी फ़िलहाल में हम लोगों ने हंगर स्ट्राइक किया था एनईपी के मुद्दे पे, जेएनयू का अपना एग्ज़ाम कराने के मुद्दे पे और पीएचडी के हॉस्टल अलॉटमेंट के मुद्दे पे। तो बेसिकली हम लोगों ने ये देखा है कि
जो ABVP यहाँ पे एक छात्र संगठन है, उन लोगों ने शुरू से ये कोशिश की है कि वो सेंटर के मुद्दों के साथ चले और यहाँ पर जो फीस बढ़ाने का जो मुद्दा है जो सेंटर शुरू से चाहता है उसके साथ वो लोग जुड़े हैं। अभी हाल ही में पिछले जो इलेक्शन के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट ABVP जीती थी, तो उन्होंने एक समझौता किया सेंटर के साथ कि JNU के अंदर फीस बढ़ाने की जो बात है उस पर उन्होंने समझौता किया कि फीस बढ़नी चाहिए धीरे धीरे करके। तो हमारा जो मुद्दा है, मैं कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से हूँ JNU की, तो हमारी काउंसलर इस इलेक्शन में खड़ी हो रही है SSS की, उनका नाम गौरी है। और हमारा बेसिकली मुद्दा ये है कि ऐसी समझौतों से हम लोग बचें और हम देखें कि कैसे जो स्टूडेंट का जो हित है बेसिकली, जैसे कि JNU का 268 फी का जो मॉडल है जिससे देश भर में छात्र जो है वो पढ़ पाते हैं, तमाम तबके से जो छात्र आते हैं वो पढ़ाई कर पाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। जैसे कि आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे DU के अंदर फीस 50,000 60,000 कोर्सेज़ की 1.5 लाख 2 लाख की कोर्सेज़ जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं NEP के द्वारा। तो ऐसे जो छात्र हैं वो कैसे पढ़ाई पूरी करेंगे, और हम लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते हैं उस तरीके से। तो JNU का जो मॉडल है वो हम चाहते हैं कि पूरे देश में लागू हो। बस यही वामपंथ के कुछ और मुद्दे अब देखा जाए तो JNU अभी आप देखेंगे छात्र संगठन धीरे धीरे पूरे देश में बंद होते जा रहे हैं, बिकॉज आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो डरते हैं पॉलिटिक्स से। तो पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, इतना ज़्यादा उसमें वायलेंस बढ़ाया जा रहा है। न्यू लीडर्स नहीं आ पा रहे हैं। न्यू लीडर्स इसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि छात्र जो हैं वो थोड़ा डरते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर इतना ज़्यादा वायलेंस बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में देखेंगे कि यहाँ पे जो GBM ऑर्गेनाइज हुई थी, JNU में एक GBM कल्चर होता है जहाँ पे सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो उस GBM के अंदर ABVP मारपीट करता है स्टूडेंट्स के साथ, वामपंथी छात्रों को मारता है, पीटता है, और ये दिखाता है कि अगर आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ABVP के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आप लोगों को मारा जाएगा। तो उस राजनीति के खिलाफ हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और वही तो NEP आने से क्या जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत सारे मैं JNU के छात्रों से मिला हूँ तो बोलते हैं कि सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा कुछ कमियाँ आई हैं और प्रोफेसर्स को नए प्रोफेसर्स को ला के रख दिया गया है जो छात्र के सपोर्ट में नहीं आते, जो पहले एक छात्र संगठन या छात्रों को जो मदद करते थे वो चीज़ें कुछ कम हुई हैं क्या? देखिए सिस्टमैटिक जो एकेडेमिया पे अटैक चल रहा है सेंटर के द्वारा, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सालों से, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से वो धीरे धीरे करके जो प्रोफेसर्स हैं उसकी जो भर्ती है आप देखेंगे कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा है। वो बेसिकली अपने प्रोफेसर्स को यहाँ पर सेटल करना चाहते हैं क्योंकि वो JNU के कल्चर को मिटाना चाहते हैं। JNU का जो एक कल्चर है, जो स्टूडेंट्स का और जो टीचर्स का जो साथ में मिलके जो काम करना था स्टूडेंट्स के हितों में, उस कल्चर को बेसिकली दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप प्रोफेसर्स की भर्तियों को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे सेंटर ने जो यहाँ पर एक सिस्टमैटिक इरोजन किया है एकेडेमिया का। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए यहाँ पर ऐसे प्रोफेसर्स को भर्ती किया जाता है जो कि उस लायक नहीं होते हैं, यहाँ पर JNU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लायक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको भर्ती किया जाता है सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि वो सरकार के लोग हैं, सरकार में उनकी कुछ जान पहचान है। इस मामले में शुरू से वामपंथ जो है ये इस संगठन में खड़ा हुआ है। क्या जो बोली जा रही है कि रिसर्च के ऊपर भी अब JNU में कुछ फंडिंग कम की जा रही है और रिसर्च के ऊपर भी कुछ कम किया जा रहा है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है आपके? देखिए JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो है जहाँ जो शुरू से रेजिस्टेंस का एक हिस्सा रही हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग को कम करके और ऐसी जगह उस तरीके से एक एकेडेमिया पर अटैक है कि आप देखेंगे कि JNU की जो फंडिंग है वो धीरे धीरे करके आधी कर दी गई है। जितनी पहले हुआ करती थी 2014 से पहले हुआ करती थी, करीब 800 साढ़े 800 करोड़ की फंडिंग हमें सालाना मिलती थी, उसको 400 करोड़ तक कर दिया गया है। और आप देखेंगे कैसे जो लैब्स हैं उनकी हालत ख़राब है, लैब्स वर्किंग नहीं है, जो लाइब्रेरी है उसके अंदर रूम्स चलते नहीं है, वहाँ पे AC नहीं चलता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और जब हम उस चीज़ पर आवाज़ उठाते हैं तो हम लोगों के ऊपर फाइन ठोका जाता है 10-15 हज़ार का, हम लोगों को यूनिवर्सिटी से निकालने की धमकी दी जाती है, रेस्ट्रिकेट किया जाता है। और अभी फ़िलहाल में ही आप देखेंगे कि लाइब्रेरी के अंदर उन लोगों ने एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम वाला एक गेट्स लगा दिए गए हैं बेसिकली। तो वो चाहते हैं कि जो छात्र हैं वो पढ़े ना, जो आवाज़ ना उठाएं। तो और हमारा मुद्दा यही है कि आप वही पैसे को अगर एक रूम को डेवलप करने में लगाते हैं, एक रीडिंग रूम को चालू करने के लिए लगाते हैं जो कि बंद पड़े हैं कितने सालों से, तो उस चीज़ के ऊपर हमारा मुद्दा है कि
जो छात्र है उनको पढ़ने देने की जो सुविधा है वो सेंटर का काम है प्रोवाइड करने की। हम आज देखेंगे कि जेएनयू का हेफा लोन्स उठाने पड़ रहे हैं। जेएनयू जो है वो कर्जे में जा रहा है जस्ट बिकॉज जो सेंटर है वो यहाँ पे फंडिंग, एक पर्टिकुलर फंडिंग नहीं दे पा रहा है जो एक यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, एक छात्रों को एक सुविधा प्राप्त कराने के लिए कि जो रिसर्च कर पाएँ। अभी रिसर्च की आप हालत देखेंगे तो जेएनयू में बहुत ज़्यादा गिरी है, एक बड़े स्तर पर गिरी है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली हर साल फंडिंग को गिराया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली हर साल जो फंड्स जेएनयू को मिलते थे वो धीरे धीरे करके कम किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जुड़े हुए थे जेएनयू के एक छात्र। चलिए और मिलते हैं और छात्रों से। अभी रात के बज रहे हैं 10:30 हो गए, 10:30 हो गए, क्षमा चाहूँगा, और 10:30 हो गए और छात्र धीरे धीरे आ रहे हैं यहाँ पे। संख्या बढ़ती जा रही है छात्रों की और हम आपको दिखाना चाहेंगे छात्रों को। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि छात्रों को दिखाएं। संख्या बढ़ती जा रही है छात्रों की और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जेएनयू में जो मुद्दे हैं रिसर्च को लेके हो रहे हैं, एनईपी के विरोध हो रहा है। जेएनयू के बच्चे जो है वो चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही है यहाँ पे, जो जेएनयू का वापस जो पुराना जो तंत्र था, बच्चे इनका बोलना है कि महिलाओं की संख्या पहले 60% थी, अब 40% आ गई है, फीस की वृद्धि हो रही है। तो ये सब मुद्दे हैं और छात्रों से मिलते हैं और जानते हैं उनके विचार। और अगर हो पाया तो हम उन प्रेसिडेंट जो इलेक्टर्स है जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं उनसे भी मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलदीप ओझा, एनएसयूआई से खड़े हुए हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एनएसयूआई के क्या मुद्दे हैं जिसके लिए वो यहाँ खड़ी हो रही है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि इलेक्शन का महोत्सव शुरू हो चुका है और लगभग 4 दशकों से लेफ्ट और राइट छात्र हितों के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। केवल उन्हें इलेक्शन के टाइम पर ही छात्रों की याद आती है, लेकिन एनएसयूआई मजबूती से छात्रों के मुद्दों को उठाता रहा है। जैसे एसआईएस में हमारे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को जब प्रॉब्लम हो रहा था एक्सेस करने में, तो दरवाज़ा जो बंद रहता था वहाँ का गेट SIS 1 और SIS 2 का, हमने उसे खुलवाया। हमारा डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से और इस सरकार से, जिस तरीके से वो एडुकेशन का फंड कट कर रहे हैं, उसको एडुकेशन का फंड ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, अंबेडकर लाइब्रेरी है, जो वो 1969 में बनाई गई थी। तब जेएनयू की संख्या लगभग 1200 से 2000 के बीच होती थी और उस लाइब्रेरी का, सेंट्रल लाइब्रेरी का जो मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी है वो 700 से 800 है। आज छात्रों की संख्या लगभग 9000 से ज़्यादा हो चुकी है। तो हम हमेशा जैसे जो भी यूनियन में रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो मांग करते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए कि नए हॉस्टल होने चाहिए, तो उसी तर्ज पे हमारी भी मांग है कि एक नई लाइब्रेरी बिल्डिंग होनी चाहिए। और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ फ्री में इनसाइड कैंपस के अंदर फ्री बस सर्विस होनी चाहिए, जो पहले हुआ करती थी, लेकिन इस निकम्मी जेएनयू की वजह से वो सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। तो मोटा मोटी हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो पॉलिटिक्स है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक है और हमें जहाँ जहाँ मौका मिला है इस कैंपस में, तो हमने स्टूडेंट मुद्दों को ही आगे बढ़ाया है। अच्छा, एनईपी को लेके क्या दिक्कतें आई हैं, क्या सुविधाएं हुई हैं आपके अनुसार, क्योंकि आप जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लिए खड़े हो रहे हैं। मैं कई जगह पोस्टर देखता हूँ कि अलग अलग जगह की एनईपी को लेके बातचीत हो रही है, कई जगह विरोध हो रहा है, कई जगह सपोर्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे कि आप छात्र हित में हो रहा है? क्योंकि एक छात्र से मैं अभी मिला, उन्होंने बोला कि जो फीमेल, जब से एनईपी आया है, जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो गई है, मेल रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई है, नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा लोग आ गए हैं। तो ये सब चीज़ों के आपके ऊपर क्या बोलना है? देखिए, एनईपी जो है उसको जिस तरीके से एडवर्टाइज किया गया कि ये रिवोल्यूशनरी कदम है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा, मेरा कहना ये है कि एडुकेशन का एक्सेसिव कॉमर्शलाइजेशन जिस तरीके से एनईपी में किया जा रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हमें प्रॉब्लम नहीं है एनएसयूआई को। समस्या ये है कि जैसे जेएनयू जैसी जो संस्था है, जहां आज भी गरीब घर से, पिछड़े वर्ग से लोग आकर एक वो सपना देख सकते हैं कि एक अच्छी शिक्षा का, अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का, उसको ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे आप जिस तरीके से फंड कट कर रहे हैं, और सबसे हैरत
करने वाली जो चीज़ है कि जैसे मैं खुद एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, एनईपी में बोला गया कि 4 साल का आपका पीएचडी होगा, उसमें कोर्स वर्क भी आपने इंक्लूड कर दिया है। पहले हमारा एमफिल हुआ करता था, जहाँ हमें जैसे हम दूर दराज गाँव से हिंदी माध्यम से बच्चे आते हैं तो उनको टर्म पेपर लिखना नहीं आता, रिसर्च पेपर नहीं लिखना आता, तो एमफिल में हमें ट्रेनिंग दी जाती थी वो राइटिंग स्किल का। लेकिन अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए 4 साल का जो पीएचडी कोर्स है उसमें हमारा 1 साल चला गया कोर्स वर्क में और 1 साल चला गया सिनॉप्सिस में। अब आप ही बताइए 2 साल में कौन सी क्वालिटी पीएचडी आप लिख सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि एनईपी अगर आपको लाना था तो एक तो प्रॉपर कॉन्क्रीट ऑर्डिनेंस आपको लाना था। इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है एनईपी हमारे पूरे शिक्षा व्यवस्था में कि हमारा जो शिक्षा जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर था वही ढह गया है। तो मेरे हिसाब से एनईपी एक बड़ा फेलियर है, उसको उस पर रीथिंक किया जाना चाहिए और अगर लाना है चेंजेस बिल्कुल लाइए, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है, जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। रिसर्च के ऊपर, क्योंकि आप पीएचडी स्कॉलर हैं और यहाँ पे मैंने छात्रों से बात किया तो उन्होंने बोला कि जेएनयू का जो फंडिंग है वो कम किया जाए, तो रिसर्च के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। और मैं सुन रहा हूँ कि एनईपी में जो है एक अलग तरह का राइट विंग प्रोपेगेंडा, कुछ लोग ऑफ द कैमरा लोगों ने बात किया, वो कैमरे पर नहीं आना चाह रहे थे, तो उन्होंने बोला कि राइट विंग प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है या अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, हिस्ट्री को चेंज किया गया, चीज़ों को बदली जा रही है, सिलेबस को लेकर चेंज किया। तो इसके ऊपर क्या बोलना है आपका? देखिए, ये जिस तरीके से सेलेक्टिव तरीके से हिस्ट्री के कुछ पन्नों को, जो महत्वपूर्ण पन्नों को मैं बोलूँगा, डिलीट किया जा रहा है और हिस्ट्री का भगवाकरण जो किया जा रहा है वो बेहद शर्मनाक है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप गांधी का, आप नेहरू का, आप मुगल काल का चैप्टर पूरी तरीके से आप डिलीट कर रहे हैं। देखिए, हमारा इतिहास एक समावेशित इतिहास रहा है। भारतीय सभ्यता की यही खूबसूरती रही है कि जो भी आए हमने उनको एक्सेप्ट किया है। और जहाँ तक रिसर्च की मैं बात करूँ, मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं अभी एक्चुअली मेरा पीएचडी टॉपिक है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इन सेंट्रल अमेरिका, टेकिंग अ केस स्टडी ऑफ कोस्टा रिका 2010 to 2022। तो उसमें मुझे फील्ड ट्रिप आवश्यक था डाटा कलेक्शन के लिए, थीसिस लिखने के लिए। तो मैं जब फील्ड ट्रिप के लिए जा रहा था तो इस कैंपस से, जबकि पहले 2-2.5 लाख रुपए या कम से कम 15 दिन का हमें फंड मिलता था डाटा कलेक्शन के लिए, अब वो फंड इतना कट करके कम कर दिया गया है। मुझे 64,500 मिला था फील्ड ट्रिप के लिए। अब आप ही बताइए, 64,500 में तो मैं अटलांटिक भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। तो आपको खुद से पैसे खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें अपने जेब से लोन लेकर, घर से उधार लेकर हम लोग उस पे वो कर रहे हैं। इससे हमारे रिसर्च का क्वालिटी, या तो आप रिसर्च से कॉम्प्रोमाइज कीजिए, यहीं बैठ के फेक डेटा जनरेट कीजिए, या तो लोन लेकर आप जाइए वहाँ। ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अरे भाई, स्टूडेंट्स को आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए, हमें लोन नहीं चाहिए, हमें अवसर चाहिए। जी। तो अब जैसे पीएचडी करने के बाद जो अभी जो स्किल के ऊपर भी सरकारें बात कर रही है, तो क्या जेएनयू में स्किल के ऊपर कुछ काम हो रहा है? और जो आप पीएचडी कर रहे हैं उसके बाद अभी जो अलग अलग अभी उतनी पोजीशंस खुली नहीं है, भर्तियां नहीं हो रही प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि उसके बाद बहुत सारी जो प्रोफेसर्स की सीट नहीं खाली हो रही है, अपने अपने चुनिंदा लोगों को भरा जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि स्किल डेवलपमेंट और स्पेशलाइजेशन, ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। इनको एक साथ करके नहीं देखा जाना चाहिए और दोनों का ही अपना अपना रिलेवेंस है। जैसे अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, जैसे इन्वायरमेंट पे या फिर लैटिन अमेरिका पे, तो आपको स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा। उसी प्रकार स्किल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के नाम पे स्पेशलाइजेशन की बलि नहीं दी जानी चाहिए। और जहाँ तक बात रिक्रूटमेंट की, पीएचडी या स्कॉलर जब आप बन जाते हो, जब पीएचडी सबमिट कर देते हो या मास्टर्स सबमिट कर देते हो, आप अपना डिजर्टेशन आप सबमिट कर देते हो, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूं, तो आप एक तरीके से देख सकते हैं, जिस तरीके से एक तो बहुत ही इरेगुलरिटीज़ हैं वैकेंसीज़ में, बीयू हो, जेएनयू हो, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जेएनयू को मैं आपको बता रहा हूँ कि जेएनयू को इन्होंने एक तरीके से जुगाड़ तंत्र में तब्दील कर दिया है। आरएसएस, बीजेपी से लोग जो मतलब कि आज भी एक्टिविज्म मोड पे हैं,
उनको रिक्रूट किया जा रहा है, जिससे हमारे इंस्टीट्यूशंस की गरिमा कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्वालिटी गिरती है, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं, जो मेहनत करके बच्चे पीएचडी रिसर्च करते हैं, उनके साथ इंजस्टिस होता है। तो ये एक तरीके से जो जुगाड़ तंत्र बना दिया गया है, ये हमारी शिक्षा नीति के लिए सबसे बड़ा खतरा है अभी के लिए। मैं आपका 2 मिनट अंतिम में लेना चाहूँगा। मेरा सवाल ये है कि जो छात्र राजनीति हो रही है देश में, विश्वविद्यालयों में, अब बोला जाए कि छात्र राजनीति कम होते जा रही है। जो नए लीडर्स हैं, जैसे जेएनयू और डीयू में अभी भी इलेक्शंस हो रहे हैं, बट बाकी जगह सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कम की जा रही है। छात्र राजनीति जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें कम हो रही है। तो इसके ऊपर क्या बोलना है आपका? 2 मिनट में आप खत्म करिए, क्योंकि आपको भी मैं सबसे करें। देखिए, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आप देखिए, वहाँ काफ़ी साल से छात्र यूनियन के इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो देखिए, गांधी जी ने बहुत सही बात बोली थी एक, कि डेमोक्रेसी के लिए डिसेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसकी आत्मा होती है। तो सत्ता से हमेशा सवाल उठाया जाना चाहिए, और जेएनयू इसी के लिए हमेशा से फेमस रहा है। तो हमारा उत्तरदायित्व है ये जेएनयू का, कि हम इस जो एक अघोषित आपातकाल चल रहा है इस देश में डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, वोट चोरी का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, सांप्रदायिकता का जो मुद्दा है, जिस तरीके से लद्दाख में, मणिपुर में जिस तरीके से यह सरकार उनको इग्नोर कर रही है, उनके दर्द को नहीं समझ रही है, वो बेहद दर्दनाक है। और हम सब शर्मसार हैं। हरिओम वाल्मीकि हो या सीजीआई का हमारे जैसे जिस तरीके से अपमान किया गया है, हमें कलेक्टिव गिल्ट होना चाहिए बीआर गवाई के ऊपर जो यस, कि ये हमारा फेलियर है। और एज अ जेन्युआइट और जेएनयू कम्युनिटी का होने के नाते मैं इस चीज़ को मजबूती के साथ रखूँगा कि जेएनयू इस नफरत की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, जातिवाद वाली राजनीति, विभाजनकारी राजनीति के अगेंस्ट खड़ा है। और इस जेएनयूसी इलेक्शन में हम एक कड़ा संदेश देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश है। मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज में रशियन सेंटर का छात्र हूँ। तो आपका एबीवीपी के क्या मुद्दे हैं? यहाँ पर सबके अलग अलग मुद्दे हैं, ये ऐसा है, आपके क्या मुद्दे हैं? जी, परिषद का मुद्दा ये है कि यहाँ जो एडमिन और जो निकम्मी जेएनयू एसयू जो लेफ्ट से लीड होते हुए आई है इतने सालों से, कोई काम नहीं करती है। खाली छात्रों के मुद्दे गिनाते रहती है, लेकिन उसको रिजॉल्व करने का कोई काम नहीं करती है। परिषद आएगी तो परिषद जो मुद्दे हमने वादे किए हैं हर मैनिफेस्टो में, जब हमें यहाँ पे सीट मिली है, हमने उन मैनिफेस्टो के वादों को पूरा किया है। जब हमें 10 साल पहले हमारी जब सीट आई, कैंपस में वाईफाई सिर्फ एडमिन के पास मिलता था, फ्रीडम स्क्वायर नाम रख दिया, एडमिन ब्लॉक पे सिर्फ वाईफाई मिलता था, उसका जगह का नाम फ्रीडम स्क्वायर हो गया था। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जो रेड स्क्वायर आइडियल ये सब के हमारे मुद्दे थे कि हम वाईफाई पूरे कैंपस में लगाए। हमें उस टाइम एक सीट जिताई गई, हमने वाईफाई पूरे कैंपस में लगा दिया। उसके बाद फिर हमें जब उसके बाद 5 साल बाद फिर सीट मिली, हमने नए हॉस्टल प्रॉमिस किया। हमारे परिषद की जब सीट आई, हमारे परिषद के प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी जाकर मिनिस्ट्री से फंड्स लाए ताकि बड़ा हॉस्टल बनाए। बड़ा हॉस्टल बनने के बाद 5 साल तक फिर वामपंथियों की सेंट्रल पैनल में जगह दी। जैसे हॉस्टल बनने के बाद 5 साल तक वो हॉस्टल वैसे ही सरका रहा, लेकिन अलॉट नहीं था। क्यों? क्योंकि ये एसयू नहीं चाहती थी कि वो अलॉट हो। जो अलॉट हो जाती, छात्रों की समस्या पूरी हो जाती, फिर छात्र इनको क्यों पूछते। लेकिन जैसे ही 2024 में परिषद की जॉइंट सेक्रेटरी सीट आई है, हमने पूरा प्रयास लगाया है और एडमिन से बराक हॉस्टल खुलवाया है। मैं खुद बराक हॉस्टल का छात्र हूँ। मैं माही डॉम में रहा हूँ, जर्जर हालत में, जहाँ लॉकर की सुविधा नहीं है, बेड की सुविधा नहीं है, डेस्क की सुविधा नहीं है। मेस में रहते थे हम, माही मांडवी डॉम के जगह मेस में रहते थे हम। आज हम बराक हॉस्टल में रह रहा हूँ। ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी का काम है, परिषद की वजह से हॉस्टल खुला है। इसी तरह से हमारे और भी बहुत सारी डिमांड्स है। वहाँ पर हमेशा कहता है कि हम एमसीएम बढ़ा दें, 6,000 कर देंगे, 10,000 कर देंगे, लेकिन उन्हें बढ़ाना नहीं है। जब वो पावर में आते हैं, अपनी मांगों से पावर में आ जाते हैं, छात्रों को डरा के परिषद आ जाएगी तो आजादी छीन जाएगी कैंपस की, जबकि आजादी वो खुद छीन रहे हैं। इस बार जब हमारी आएगी, हमने अपने मैनिफेस्टो में क्लेम किया है कि अगर हमारी सीट आती है तो एमसीएम 2,000 से बढ़ाकर 5,000 करेंगे और आगे करके दिखाएंगे। हम सभी जेएनयू के छात्रों से यह आग्रह करते हैं कि आप भारी मतों से परिषद को जिताएं और
हम एमसीएम बढ़ा के रखिए। हम हॉस्टल के लिए और जो फंड्स आए हैं, रिपेयर्स के लिए फंड्स आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आकर रहकर वो फंड्स चले जाते हैं। वो फंड्स को यूटिलाइज हो कैंपस के सुधार के लिए, रोड्स बनने के लिए, हॉस्टल मेंटेनेंस के लिए, ये इंश्योर करना चाहिए एसयू को। लेकिन वामपंथ की कमी एसयू ये नहीं करती है। वो सिर्फ छात्रों को इकट्ठा करना चाहती है, इन मुद्दों पर काम नहीं करना चाहते। हम करेंगे। अभी भी मैं जेएनयू में हूँ और सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं युवाओं में ठंड बहुत कड़क पड़ रही है, मगर युवाओं में जो जोश की कमी है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि एकदम कमी नहीं आई है। लोग अभी भी जुटे हुए हैं और दिख रहे हैं आपको, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और जो लोग हैं उनकी जो जेएनयू के इलेक्शन में है कितनी सद्भावना है और वो डेमोक्रेटाइजेशन को दिखाना चाह रहे हैं और अपने अपने आइडियोलॉजीज को कितना सपोर्ट करते हैं आईएमसी में, जेएनयू में, ये आप देख सकते हैं। और दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए यहाँ पे शायद बापसा के हैं और आयशा के स्टूडेंट जो हैं, अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं वो अपने अपने छात्र संगठनों के लिए बहुत ज़्यादा होश और उल्लास से पूरा अपना सपोर्ट कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जेएनयू की एक डेमोक्रेसी की दिखाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से छात्र संगठनें यहाँ पे अपना अपना समर्थन कर रही हैं पार्टियों का। अगर मुझसे हो पाया तो मैं किसी बच्चों से मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या है ऐसा आप रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक भी अभी तक बच्चे जुटे हुए हैं और लगे हुए हैं। चलिए मिलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएनयू के छात्र, जो मैं उनसे आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या है जेएनयू के इलेक्शन में जो आप रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक और अपनी विचारधारा को और अपनी जो एक पॉलिटिकल थिंकिंग है आप उसको लेकर अभी तक इतने उजागर। एक्चुअली बात पॉलिटिकल थिंकिंग है, इसके लिए बात हमारी डेवलपमेंट की है, हमारे हॉस्टल्स, हमारे कॉलेज फैसिलिटीज एंड और अभी 3 पार्टीज है, लेफ्ट राइट और एक ये नया बना है विश्वा। बट मैं तो एबीवीपी का ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ जस्ट को, ये मैं फर्स्ट ईयर है, ठीक है। जस्ट एक ही रीज़न है, ये लोग जेएनयू के ही टॉपिक्स उठा रहे, जेएनयू को ही रिजॉल्व करने पर लगे हुए इंस्टेड ऑफ कहीं और के टॉपिक्स उठा के। दैट डजंट मेक एनी सेंस भाई, कि कहाँ से आप क्या उठा रहे हो, कहाँ पैलेस्टाइन के लिए लड़ रहे हो। भाई आपके घर में ही दिक्कतें इतनी, उनको पहले रिजॉल्व करो, उसके बाद इंडिया के चीज़ों पे जाओ या स्टेट की चीज़ों पे जाओ, उसके बाद बाहर की चीज़ों। डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन बट हम अपने लोगों को सपोर्ट करना है, इन द एंड हमें डेवलपमेंट देखनी है, दैट्स द थिंग। आपको क्या लग रहा है एबीवीपी यहाँ पे चीजें सुधार पा रही है अभी, क्योंकि अभी पहली बार हुआ है शायद जो बहुत सालों बाद एबीवीपी के कुछ जो पोजीशन पे हैं यहाँ पे जीते हैं, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? लाइक 20 ईयर्स से एबीवीपी को मौका नहीं मिला, ठीक है। लेफ्ट में होके भी उनने ऐसा तो कुछ करा नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं कि अफोर्डेबल बना दे, जेएनयू पहले से ही अफोर्डेबल था, बहुत अफोर्डेबल था। उसके बाद सीयूईटी से यहाँ के जो ब्लैक से पैसे वैसे एडमिशन होते उन वो क्लियर आउट हुआ, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है। एबीवीपी भी अच्छा करेगी अगर उनको मौका मिलेगा, उनको मौका ही नहीं दिया जाएगा, उनको करने के लिए कुछ बोला ही नहीं जाएगा। एटलीस्ट वो यहीं के चीज़ों पे मुद्दे उठा रहे, यहाँ के वाईफाई, यहाँ के हॉस्टल, क्लीनिंगनेस, हाइजीन, इन चीज़ों पे, इंस्टेड ऑफ कि भाई पैलेस्टाइन को फ्री कराओ, इसको ये करवाओ। नहीं, आपका बोलना है कि जो जरूरी मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं वो जरूरी है, ना कि आप पैलेस्तीन और बाकी जो देश के बाहर के मुद्दे हैं वो जरूरी है। हाँ जी, घर के मुद्दे पहले होने चाहिए, उसके बाद बाहर के मुद्दे होने चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी। मोस्ट वेलकम। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर से हमने बात की और जाना कि उन्होंने बोला है कि जो घर के मुद्दे, जो जेएनयू कॉलेज के मुद्दे हैं उनके अनुसार वो जरूरी है, ना कि इजराइल, पैलेस्तीन और बाकी आंतरिक मुद्दे उनके अनुसार जरूरी है। बाहरी मुद्दे को सरकारें देख लेंगी, बट आंतरिक मुद्दों को जो देखने के लिए छात्र संगठन है उनको अपने जेएनयू और आंतरिक मुद्दों को ध्यान देना चाहिए, ना कि बाहरी मुद्दों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सॉरी भाई। हमारे साथ दिशा के एक सपोर्टर जुड़े हुए हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या है आपके आइडियोलॉजी में जिसकी वजह से आप रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक हो आप और अभी तक अपने सपोर्ट कर रहे हो इसको? देखिए, पहली बात तो है कि दिशा छात्र संगठन भगत सिंह के विचारों पे बना है। ये बात जैसे भी प्रेसिडेंशियल डिबेट के टाइम भी आई थी, जैसे भगत सिंह के जो वसूल थे, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, उसके ऊपर दिशा छात्र संगठन बना है। जो उन्होंने एक सपना देखा था, एक ऐसा समाज बने जहाँ पे छात्र नौजवानों को, मेहनतकशों को उनके सारे हक अधिकार मिले। वो सपना आज तक नहीं बना है और दिशा भगत सिंह के उसी सपने को पूरा करने के लिए काम करता है। छात्र संघ चुनाव में पार्टिसिपेट करना इसी लंबे मुहिम का एक हिस्सा है और
अगर आप पूछे कि क्या ये चीज़ है जो हमें सुबह मतलब रात से लेकर मॉर्निंग तक हमें बांधे रखती है, वो यही चीज़ है कि भगत सिंह के सपनों को हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। आम स्टूडेंट्स जो है उनकी वॉइस को कैसे एक लार्जर स्टेज तक लेके आ सकते हैं, जो यहाँ के जो हर दिन के मुद्दे हैं जिनसे स्टूडेंट्स जूझ रहे हैं उसके ऊपर सही तरीके से काम हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए दिशा बना है कॉमन स्टूडेंट्स के द्वारा ही बना गया है। हम कोई हमारी मदर पार्टी नहीं है, तो कॉमन स्टूडेंट्स की ही जो एक ऊर्जा है वही हमें बांधी रखती है, मतलब रात से सुबह तक या पूरे 365 डेज आप कह सकते हैं। आपका क्या मानना है कि यहाँ पे जो जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है बच्चे यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, बाहर में जो अभी मेरा मानना है कि अभी जो बच्चे हैं वो उतने अभी पॉलिटिकली उतने अवेयर नहीं हो रहे हैं, उतना अपने आइडियोलॉजीज को खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, और सरकारें जो है सब जगह बंद कर रही हैं। मतलब अभी मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कॉलेजेस में, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल जेएनयू तो एक ऐसा स्पेस रहा है जो एक पॉलिटिकली वाइब्रेंट स्पेस रहा है। यहाँ पे लोग पर्चे पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि डिफरेंट संगठनों का क्या मतलब डिफरेंट मुद्दों के ऊपर क्या स्टैंड है, क्या लाइन है। तो ये तो जेएनयू की एक जो हिस्ट्री चली आ रही है उसी का एक नतीजा है। बस मैं यहाँ पे एक चीज़ और जुड़ना चाहूँगा कि बिल्कुल जेएनयू एक वाइब्रेंट स्पेस है, लेकिन हम इसे किसी तरीके से ग्लोरीफाई ना करें। जैसे जेएनयू के अंदर जो हम लोग ये राजनीति करते हैं, जेएनयू के अंदर जो रात भर बैठ के डिफरेंट मुद्दों के ऊपर बातचीत होती है, देश और दुनिया को बदलने की बात होती है, यही चीज़ें हम लोग बाहर लेके जाए। कैंपस जेएनयू एक टापू जैसा बन के ना रह जाए, बल्कि यही प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हम बाहर लेके जाए, झुग्गियों में, कल कारखानों में, खेतों खलियानों में, गाँव में, नुक्कड़ों में लेके जाए। और इसी चीज़ का ही संदेश भगत सिंह ने ही दिया था कि आज छात्र नौजवानों से हम ये नहीं कह सकते कि वो बम और पिस्तौल उठाए, लेकिन एक क्रांति की जो चिंगारी है, जो उसकी स्पिरिट है, उसको हम आम मेहनत कश जनता तक लेके जाए। ये काम जेएनयू के स्टूडेंट्स को करने की ज़रूरत है और भी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ मैं कहूँगा, बिल्कुल पॉलिटिकली वाइब्रेंट रहा है, डिबेट डिस्कशन का एक कल्चर रहा है, लेकिन इस पॉलिटिक्स को बाहर लेके जाने की ज़रूरत है। तेरा पिंजरा, ओ तेरा सुख जाना विच